हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम अंकुश ठाकुर है एंड गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। आपने ज़रूर नाम सुना होगा कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर की अगर बात की जाए गाइस तो कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है ये हुई थी 1945 में और इसका जो एंड है वो होता है 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कोल्ड वॉर की बात अगर मैं करूँ गाइस तो इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें कोई भी वेपन यूज़ नहीं हुआ। एक सिंगल बुलेट इसमें नहीं चली। एक सिंगल यूँ कह दूँ कि एक सिंगल गोली इसके अंदर नहीं चली। लेकिन फिर भी हालात हमारे दुनिया में ऐसे हो गए थे कि सबको ऐसा लग रहा था कि शायद से जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो सकती है, जिसके चलते ये दुनिया फिर से डिवाइड होने शुरू हो गई थी। सो कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग वेज में जो है डिफ़ाइन किया है। कुछ ने कहा इसको कि एक ब्रेन वॉर थी, कुछ ने कहा कि ये एक जो है आइडियोलॉजिकल वॉर थी, कुछ ने कहा कि ये जो है एक मतलब दो मार्केट्स के बीच में फ़ाइट थी। बट देखा जाए तो कोल्ड वॉर इज़ ऑल अबाउट क्या था दोस्तों, वही आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो कहानी कुछ ऐसी है कि 1945 में क्या हो जाता है, यूएसए और यूएसएसआर एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू में दोनों एक ही ग्रुप से जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों ने जर्मनी को हराया, जापान को हराया और जो है इटली जैसे पावरफुल कंट्रीज़ को हराया और 1945 में अपनी जीत का झंडा जो है वो लहराया इन दोनों इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने। बट गाइज आगे चलकर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी इस दुनिया में अलग थी। जहाँ पर अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिज्म को, और अगर हम बात करें यूएसएसआर की तो यूएसएसआर जो है वो सपोर्ट कर रहा था कम्युनलिज्म या सोशलिज्म को। दोनों चाहते थे कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म फैले या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशलिज्म फैले। ये कहीं ना कहीं एक रीज़न माना गया है कि इन दोनों के बीच में ये एक लड़ाई की जड़ थी। दूसरा रीज़न अगर हम देखें इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर में होने का, वो था गाइस आर्म्स रेस। आर्म्स रेस जो है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है जब यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी जैसे जापान के दो देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिराए, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, जिन्होंने पूरी जापान को जो है वो खदेड़ कर रख दिया। ये पाओ इसके बारे में जब यूएसएसआर को पता चला तो उसने देखा कि यूएसए के पास इतना डेडली वेपन है, तो उसने भी जो है वो वेपन एक्सेस करने के लिए वो भी कंपटीशन में लग गया। जब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो ये जो है यूएसए ये और बॉम्ब बनाने के लिए, तो ओवरऑल हमने ये देखा कि दोनों के बीच में जो है वो क्या होना शुरू हो गया गाइस, आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो गई। इसी के चलते हम देखते हैं कि यूरोप की अगर हम जो बात कर रहे हैं तो यूरोप जो है वो डिवाइड हो रहा था इन दो सुपर पावर्स के बीच में। कुछ लोग सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी यूएसएसआर का हाथ थाम रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो यूएसएसए के साथ जो है वो थाम रहे हैं। इन्हीं हालातों में हमारा हिंदुस्तान भी उस टाइम पर आज़ाद होता है 1947 में, और उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था। हम पर भी जो है कहीं ना कहीं ये प्रेशर था, या तो हम सोशलिज्म को ज्वाइन करें या तो हम लोग जो हैं वो कैपिटलिज्म को ज्वाइन करें। बट हमारे जो उस टाइम के स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, दे नो द कि अभी अभी तो हम इतने बड़े कॉलोनलिज्म से आउट होकर आए हैं, एक बहुत बड़े देश को हम जो है अपने देश से निकाल चुके हैं और अपनी देश को फाइनली हमने डेमोक्रेसी के ट्रैक पर ले आ गए हैं। अगर हमने फिर से किसी सुपर पावर को ज्वाइन किया तो दोस्तों हम लोग जो हैं अपनी फ्रीडम फिर से खो देंगे। तो हमने उनको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि हमने बहुत सारे देशों के लिए एक होप पैदा की जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पर प्रमोट किया। और वो एक रोशनी की किरण लेकर उस टाइम पर आए थे। नहीं तो हर कंट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर, या तो उनको यूएसए को ज्वाइन करना पड़ता या यूएसएसआर को जो है वो ज्वाइन करना पड़ता। बट फाइनली हमने देखा कि इंडिया इस लफड़े में नहीं पड़ता। अब यूएसए और यूएसएसआर की अगर हम बात देखें तो बहुत सारी इनके बीच में सिचुएशन ऐसी रही, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसमें आ जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो हैं और भी बहुत सारे हमें जगहों पर ट्रेसेस मिले हैं जहाँ पर ये दोनों सुपर पावर जो हैं वो एकदम एक दूसरे के आमने सामने थी।
फिर बाद में दोनों सुपर पावर्स ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जब इनको ये चीज़ पता चली कि इनके बॉर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो चुकी हैं और ये डर रहे थे कि अगर गलती से कभी किसी सोल्जर से या किसी आर्मी ऑफिसर से गोली चल जाती है तो वो कैसे दूसरे को समझाएगा कि ये गोली गलती से जो है वो चली। तो इन परिस्थितियों में जो है दोनों जो देश थे उन्होंने आखिरकार एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे पहले तो अपने बीच के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारी ट्रिटीज़ साइन की, जैसे नॉन पॉलिफरेशन ट्रिटी, NTBT, CBT है, देर इज़ सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टॉट 1, स्टॉट 2, ऐसी बहुत सारी ट्रिटीज़ इन कंट्रीज़ ने आपस में साइन करी ताकि ये जो है कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी उसको कम कर सकते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों ही कंट्रीज़ अब तीसरी वॉर जो है वो एफर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसी के चलते हमने देखा कि 1945 से लेकर 1991 तक जो 45 इयर्स का जो आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पर, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो इंटरनेशनल लेवल पर कोल्ड वॉर चल रही थी और हमने कोल्ड वॉर को अवॉइड किया बाय हैविंग द स्पेशल काइंड ऑफ उस टाइम पर हमने एक रास्ता अपनाया जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो गाइस ये सब जो है आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आज वेस्टर्न वर्ल्ड हम पर जो है अभी भी वो हमसे डोमिनेटिंग है, अभी भी वो अपने डिफरेंट तरीके से जो है वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें USA की, तो USA देखो आज हम कहते हैं कि USA हेजमोनाइज्ड वर्ल्ड है। आज हम कहते हैं कि USA ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि USA इतना पावरफुल क्यों है। तो गाइज USA जो है वो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्ट्रक्चर पावर, तीन पावर्स का यूज़ करता है USA अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मैं सबसे पहले उसके हार्ड पावर की बात करूं तो हार्ड पावर में उसकी आती है आर्मी अगर उसकी देखोगे तो उनकी आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेपन वाइज भी देखोगे तो वो एडवांस है और हर तरीके से जितनी एशिया की 10 कंट्रीज़ अपने आर्मी पर खर्चा करते हैं, अपने आर्मी को ठीक करने के लिए, अपने आर्मी को बेटर बनाने के लिए, USA अकेला जो है उतने अपनी आर्मी पर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी मैंने आपको बात बोली जो है सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर में गाइस उसकी तरफ से चलाए गए, जैसे हम उसके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम उसकी तरफ से जो MNCs खोली जा रही हैं, जैसे आप देखते हो कि आपके बहुत सारे भाई बहन जो हैं दिल्ली में रहकर जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बेस्ड है USA, तो उसको चीप लेबर इंडिया से मिल रही है। सो यहाँ पर वो अपने स्ट्रक्चर, या आप लोग जो KFC वगैरह जाते हो, पेप्सी पीते हो, कोका कोला वगैरह जो आप कंज्यूम करते हो, तो ये सारी कंपनी जो है गाइस फॉरेन की है। तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वदेशी का वर्ड सुना होगा, जो हमारे उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे जो लगातार आपको कह रहे थे कि हमें स्वदेशी को प्रमोट करना चाहिए। तो वही स्वदेशी जो है गाइस आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ हमें इकोनॉमिकली जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर MNCs एंड ऑल द इम्पोर्टेंट कंपनीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद गाइस जो तीसरी पावर अमेरिका यूज़ करता है वो है स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर में है इंटरनेट की उसकी देन है हमें, आज हर कोई इंसान जो है इंटरनेट से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये तीन चीज़ें हैं जो अमेरिका यूज़ करता है जिससे कि वो इतना पावरफुल बना हुआ है। ठीक है गाइज, तो यही मेरा आपको बताने का आज का तरीका था कि कैसे अमेरिका जो है इतना पावरफुल है और कोल्ड वॉर जो है वो क्या था। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस पर वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। हैव अ नाइस डे गाइज एंड थैंक यू सो मच।